जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। एक बार फिर से मैं वरुण मिश्रा आज एक बार फिर से आपके सामने और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू जो कि एक ऑफिसर की लाइफ में बहुत ही महत्व रखता है। जैसा कि हम सबको पता है, आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम वी हैव टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो हम लोगों को आगे फर्दर रिकमेंड करता है कि हम ऑफिसर बनने लायक हैं। तो देखते हैं आज हम लोग एसएसबी में क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें कुछ एक छोटा सा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले, बिकॉज एसएसबी इज अ लॉन्ग प्रोसीजर ऑफ 5 days इन विच आपको वहीं रहना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं। उसमें केवल डे 1 की आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो जस्ट लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये कोट के साथ में शुरुआत करूंगा इस बात को कि डू यू हैव इट इन यू। क्या आपके अंदर वो बात है भाई? क्या आपके अंदर ऑफिसर बनने की, देखिए जैसा कि मैं कई सारी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप एक ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपके मन में वो दृढ़ है कि हाँ मैं बन सकता हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं, तो ये लाइन अपने मन में बैठा लो, क्योंकि वहां पर यही देखा जाता है कि आपके अंदर वो बात है कि नहीं है, कि वो जज्बा है कि नहीं है ऑफिसर बनने का। यू विल गो फ्रॉम सम स्मॉलर टेस्ट टू बिगर टेस्ट इन दिस होल प्रोसीजर ऑफ एसएसबी एंड आफ्टर दैट यू विल बी सिलेक्टेड और रिकमेंडेड फॉर द फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशंस। सो ये चीज अपने मन में रखनी है। ये इस सीरीज का एक पार्ट है और ये लंबी सीरीज में हम लोग जल्दी मिलते रहेंगे कई सारे नए वीडियोस के साथ। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि डू यू हैव इट इन यू। लेट मी क्लियर यू सबसे पहले कि हाँ आपके अंदर वो बात है। कैसे है, कैसे ला सकते हैं, इन सब चीजों में ये पूरी सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले। यस, दीज आर द सेंटर्स। ये वो सेंटर्स हैं जहां पर हम लोग एसएसबी अपीयर होने जाते हैं। जब हम लोग रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उसके बाद हमको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल आता है, जिसको हम लोग कॉल लेटर बोलते हैं। वी कॉल इट एज कॉल लेटर। कौन से बच्चे कॉल लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो ज्वाइनिंग लेटर से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग लेटर इज आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ज्वाइन द एकेडमी। कॉल लेटर इज यू आर कॉल्ड बाय द एसएसबी सेंटर कि भाई आप आइए वहां पर एंड यू विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है ना। फिर आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वहां पर इन नंबर ऑफ टेस्ट। ये मैंने एसएसबी कपूरथला, जैसा कि जानते हैं कि एसएसबी कपूरथला जो है वो एक आर्मी की एसएसबी होती है वहां पर, है ना, आर्मी की। देन इवन एएफएसबी देहरादून की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। फिर नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम। तो ये सब कुछ सेंटर्स हैं जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपको बुलाते हैं और वहां पर आपको फर्दर टेस्ट में डाला जाता है। चलिए लेट्स बिगिन। आगे हम लोग बात करते हैं कि डे फर्स्ट में क्या होता है। डे फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट बेटा। पहला दिन इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। देखो प्रोसीजर इसके पहले का समझ लेना। इसके पहले क्या हुआ है, आपने यूपीएससी का एनडीए या जो भी आपकी एंट्री थी, यानी कि सीडीएस हो सकती है या टीएस हो सकती है ना, इसका रिटर्न निकाला होगा। टीएस वालों के लिए रिटर्न की जरूरत नहीं है, ये मेरिट बेस पर होता है ना। तो एनडीए या सीडीएस आपने जो भी निकाला हुआ है, आफ्टर दैट जब आपने रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर एक कॉल अप लेटर आएगा। क्या आएगा? कॉल अप लेटर आएगा। कई बार होता है कि आपको सिलेक्शन के लिए वो डेट देते हैं कि आप सेंटर आपको दे देते हैं और आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है। बट कई बार ऐसा होता है इन कोविड सर्कमस्टेंसेस, कई बार देखा गया है कि वो लोग डायरेक्टली आपको डेट एंड सेंटर दे देते हैं कि आपको इस जगह पर अपीयर होना है। तो कोई टेंशन नहीं है यार, हम पहुंच जाएंगे, हमको ऑफिसर बनना, इतना सा नहीं कर पाएंगे क्या? कर लेंगे सर, है ना। तो कॉल अप लेटर में डेट एंड टाइम मेंशन होता है। इफ यू विल से कि कॉल अप लेटर पे डिटेल्ड बातचीत करनी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, उसके ऊपर भी आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो कॉल अप लेटर के आगे फिर इस कॉल अप लेटर में दो चीजें मेनली मेंशन होती है, दैट इज टाइम, डेट एंड सेंटर। टाइम, डेट एंड सेंटर, ये तीन चीजें मेनली मेंशन होती हैं, जिसके बाद जिसके लिए हम लोगों को कॉल अप लेटर मिलता है कि कहां पे पहुंचना है, कब पहुंचना है और किस डेट पे पहुंचना है, ठीक है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने पे क्या होता है, जस्ट यू आर आस्क्ड टू रिपोर्ट एट द रेलवे स्टेशन और एमसीओ मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है स्टेशन पर, या उसके बाद हो सकता है डायरेक्टली एसएसबी सेंटर पे भी रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए। तो दैट्स नॉट अ बिग वेरी इशू, है ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग रिपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कई जगह पर पहला कर लेते हैं, कई जगह पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब आपको इंफॉर्मेशन जो है वो कॉल अप लेटर में जब हम लोग करेंगे तो उसमें बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, 10th के कौन से हैं, 12th के कौन से हैं, सर्टिफिकेट्स कौन से ले जाने होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डे फर्स्ट की बात। तो डे फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। क्या होता है?
अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। भाई स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट उसको हम लोग कहते हैं OIR टेस्ट। क्या कहते हैं? OIR टेस्ट। OIR टेस्ट, ठीक है। OIR फुल फॉर्म इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग हम इसको कहते हैं कि OIR टेस्ट जो होता है वो आगे अभी हम लोग और देखेंगे कि दो पार्ट में है। फिर इसमें क्या होता है, बेसिकली जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज OIR टेस्ट एंड सेकंड इज द PPDT। Second is the PPDT. The full form of PPDT is Picture Perception and Description Test. यानी कि पिक्चर परसेप्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन। ये नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे ना, बिल्कुल बात क्लियर हो रही है कि पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट बहुत आसान होते हैं दोनों ही टेस्ट। अभी हम लोग आज दोनों टेस्टों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ये डे 1 में ही कंडक्ट करा दिए जाते हैं और इसी के बिहाफ पर आपको आगे मार्क्स अलॉट होते हैं या आप कह सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर में हेल्प होती है। तो बाय दिस आई हैव शेयर्ड वन पिक्चर ओवर आल्सो हियर। ये कुछ कैडेट्स हैं आपकी तरह जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और दे आर वेटिंग फॉर देयर OIR टेस्ट, है ना। तो चलो अब OIR टेस्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। चलो, तो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। देखो, जब हम लोग आर्मी में ऑफिसर बनाते हैं यार, तो हमें कैसे ऑफिसर चाहिए? हमें ऐसे चाहिए क्या जो बिल्कुल दिमाग कम है, नहीं चल पा रहा है, स्टक हो गया ही किसी चीज पे, रीजन नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, स्मॉल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, जंबल चीजों को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं या उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के टेस्ट, और ये बेसिक टेस्ट होता है, कोई बहुत हार्ड नहीं होता है। इसके ऊपर अगर आप कहोगे तो फिर उसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग इसके कर लेंगे OIR टेस्ट के। इट्स ए सिंपल टेस्ट ऑफ रीजनिंग। किसका टेस्ट होता है? रीजनिंग का टेस्ट होता है भैया, बात समझ में? रीजनिंग का टेस्ट होता है। जस्ट सम क्वेश्चंस विल बी अलॉटेड टू यू, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस अलॉट किए जाते हैं, कुछ टाइम दिया जाता है, इन टाइम्स में आपको ये क्वेश्चन कर लेने होते हैं, दैट्स इट, एंड यू विल बी अलॉटेड मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ठीक है ना। तो OIR टेस्ट होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट। देन DIPR, मैंने इसका नाम मेंशन क्यों किया है यहाँ पे? डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रेस्ट। यस, ये जो OIR टेस्ट होता है वो किसी भी के द्वारा नहीं बनाया जाता भैया। कोई SSC नहीं बनाता इसको, ना इसको UPSC बनाता है। ये टेस्ट स्पेशली डिजाइन होता है DIPR द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक ऑफिसर की साइकोलॉजी ही मेन रोल अदा करती है उसके सिलेक्शन में। इसके बारे में फर्दर सीरीज में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे क्या चीजें हम ये करनी चाहिए या हम अपने डेली लाइफ में ला सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन ईजी हो जाए, ठीक है। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये टेस्ट को बनाता है, ठीक है ना, टेस्ट को बनाता है। नेक्स्ट, द OIR टेस्ट इज कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। अब ये OIR टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। ये बात हो गई, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट 2 पार्ट में था, अब OIR भी है वो 2 पार्ट में। अब क्या 2 पार्ट है? 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन टू यू 1 by 1, यानी कि भाई देखो इसमें सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूं। इसमें बहुत सिंपल सी चीज हम लोग को दे रखी है कि इसमें होगा क्या, 2 टेस्ट हम लोगों को दिए जाएंगे, सिंपली 2 टेस्ट दिए जाएंगे। इट विल बी रिटन लाइक DIPR करके लिखा होगा, समवॉट 34 है ना, और DIPR 35, ऐसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ठीक है ना। ऐसी 2 बुकलेट्स होंगी हमारे पास, ऐसी 2 बुकलेट्स हमको दी हुई होंगी, ठीक है ना, 2 बुकलेट्स। अब होगा क्या, पहली बार में हमें ये बुकलेट दी होगी, 34 बुकलेट दी होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, द क्वेश्चंस आर अबाउट 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। 40 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, एक 34 है, एक 35 है। पहले आपको ये वाली दी जाएगी, उसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। टाइम विल बी अलॉटेड टू यू। अच्छा, अलग अलग SSB सेंटर पे अलग अलग टाइमिंग मिलती है बच्चों, ठीक है ना। उसके लिए बहुत इशू नहीं करना, 1-2 मिनट कम ज्यादा, यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस उससे ज्यादा ही आप 17 मिनट्स नहीं, आप मुझे लगता है 15 to 14 मिनट्स। जब मैं करता हूं तो मैं 14 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता हूं। द लास्ट 1-2 मिनट्स आर वेस्टेड, है ना। तो 17 to 22 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इतना ही मिलता है हम लोगों को, ठीक है ना। और 40 क्वेश्चंस के आसपास हमें यहां पे देखने। सिमिलरली 35 में क्या होता है, 40 क्वेश्चंस यहां भी दिए जाते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस यहां भी होते हैं और सेम टाइमिंग बिटवीन 17 to 22 मिनट, दैट इज डिपेंड अपॉन द SSB बोर्ड कि भाई वो कैसा रखना चाहते हैं। 17 to 22 क्वेश्चन टाइम, यहां मिनट्स यहां पर आपको
दिए जाते हैं। बट ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1 by 1 दिया जाता है, पहले ये दिया जाता है फिर ये दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 34 पहले दें, हो सकता है 35 पहले दे दे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बोथ कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूं इसके ऊपर थे पैनल के, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ना। चल अब हम लोग बात करते हैं आगे की। अच्छा देखो, ए आंसर शीट इज इन विच यू हैव टू मार्क योर आंसर। अब एक आंसर शीट दी जाएगी बच्चों जिसमें आपको आंसर्स मार्क करने हैं। द आंसर्स आर टू बी रिटन इन द आंसर शीट, नॉट एनसर्कल लाइक ओएमआर शीट। यानी कि कह क्या रहा है कि ओएमआर शीट की तरह आपको इनसर्कल नहीं करने होते हैं क्वेश्चन। दैट मीन्स सपोज ये आंसर शीट आपको दी गई, ठीक है, इस आंसर शीट में ऐसे कुछ दिया होगा इस तरीके से, ठीक है, इसमें ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ऐसे 40 के 1 2 3 4 नंबरिंग लिखी होगी टिल 40 इट विल बी रिटन ओवर हियर एंड ऊपर अक्सर A B C D E F ऐसे करके पूरी Z तक लिखी होती है, ताकि फॉर रेफरेंस ना रीजनिंग के क्वेश्चन जिन बच्चों ने लगाए होंगे उनको पता होता है B के लिए 2 यूज कर रहे हैं, C के लिए 3 यूज कर रहे हैं, Z के लिए 26 यूज कर रहे हैं, Y के लिए 25। तो ये कुछ थोड़ा रेफरेंस के लिए हम लोगों को यहाँ पर दिया जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 दिया होगा। अब उसमें कह रहा है कि इनसर्कल नहीं करना है बल्कि हमें लिखना है। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के होते हैं। सपोज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, या 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर 1 लिखना है। ऐसा नहीं कि हमको यहां पर ऑप्शन दिए होंगे 1 में ऐसे A B C D जैसा कि ओएमआर शीट में होता तो B में हम लोगों ने गोला कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है एक से ज्यादा आंसर्स भी सही होते हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग को आता होगा तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जस्ट एज सिंपल, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत आसान सा टेस्ट है एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि हाँ हमें आता होगा, हम लोग मैथ्स भी अच्छी जानते हैं। द आंसर्स आर टू बी रिटन इन द आंसर शीट, नॉट इनसर्कल्ड इन द ओएमआर शीट, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे, अब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा तो हम लोग ओएमआर शीट में ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इसीलिए, ठीक है, ऐसे 1 by 1 दिया जाएगा। चलो, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेट इज 40, जो मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड कैरी इक्वल मार्क्स। यू विल बी गिवन अबाउट 17 to 20 मिनट्स फॉर ईच टेस्ट। 17 20 कभी 18 देते हैं, कभी 20 दे देते हैं, डिपेंड्स कर जाता है, ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट यू विल सॉल्व अ प्रैक्टिस सेट ऑफ 5-6 क्वेश्चन। देखो बहुत से बच्चे फ्रेशर होते हैं, आप में से बहुत से बच्चे पहली बार एनडीए क्लियर कर रहे होंगे, पहली बार सीडीएस क्लियर कर रहे होंगे, तो वो पहली बार अपीयर होंगे, तो उन्हें इन टेस्ट के बारे में नहीं पता, वो अरुण सर से देख कर नहीं आए, वो ये वीडियो नहीं देख पाए। तो क्या करेंगे, वो पहली बार पहुंचेंगे तो उनके लिए एक इलस्ट्रेशन सेट होता है, इलस्ट्रेशन, ठीक है, इलस्ट्रेशन सेट होता है। अब इलस्ट्रेशन सेट में कुछ नहीं होता यार, जस्ट एक बुक दी जाएगी आपको, प्रैक्टिस सेट की बुक होती है वो, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व्ड होते हैं और कुछ टेस्ट के लिए क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन होंगे और आपको A B C D जो भी ऑप्शन सही है वो लिखना होता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप लिखो ही उसको, बट इट इज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल ऑफिसर कि आप इसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए। आप अगर 10 टाइम रिपीटर्स भी हैं, 20 टाइम रिपीटर भी, 14 टाइम रिपीटर भी हैं, तो भी आपको ये करना है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। अच्छा, मेन बात क्या है, मार्क्स फॉर दिस प्रैक्टिस सेट विल नॉट बी अलॉटेड। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये बताइए, सर ये प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस कर लिए सबने तो आंसर बोल दिया था, सबको 1 नंबर मिल गया, सबको 5 नंबर मिल गए, तो कुछ ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट एक प्रैक्टिस दी गई है, वो आपको करनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छी बात है, सो आप समझ गए इस बात को हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ये वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में तुरंत रीजनिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक टेस्ट को हम लोग वर्बल टेस्ट कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। अब भैया यहाँ पे वर्बल टेस्ट से ये मत समझ लेना कि सुना जाएगा हमसे, ओरल टेस्ट नहीं कह रहा, वर्बल टेस्ट कह रहा, ठीक है ना। वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट दोनों ही रिटन फॉर्म में होंगे, एक बुकलेट वर्बल टेस्ट की होगी, एक नॉन वर्बल की, ठीक है। कोई बहुत अंतर नहीं होता दोनों में। क्वेश्चंस क्या रहेंगे? फिगर्स के क्वेश्चन रहेंगे, है ना, एनालॉजीज के क्वेश्चन रहेंगे, फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, लोकेटिंग हिडन फिगर्स के क्वेश्चन रहेंगे, ऑड वन आउट, जैसे बहुत सिंपल से हम लोग बहुत बचपन में ये सब चीजें करते आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा,
पेपर कटिंग, अब जैसे कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि इस पेपर को यहां से काटेंगे और जो कटिंग है वो 4 टाइम फोल्डेड है, तो जो फिगर निकल के आएगी वो कैसी आएगी, तो ऑप्शंस दे रखे होंगे कि भाई ऐसी निकल के आएगी या ऐसी निकल के आएगी या ऐसी निकल के आएगी। तो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर नहीं हो रहे, करवाएंगे फिर, है ना। चलो, प्रॉब्लम्स ऑन डाइस, डाइस के प्रॉब्लम पे, पासों के प्रॉब्लम पे, पाओ 12 भांजे, है ना। प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब्स, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड स्पेशियल एबिलिटी, ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को उस क्वेश्चन पेपर देखने में मिलते हैं। 40 अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फिक्स्ड है कुछ कि भैया ये सर ने बताया था तो ये आएगा ही आएगा, यानी कि एनालॉजीज के क्वेश्चन होंगे ही होंगे। पेपर कटिंग तो सर पूछा ही नहीं, आपने बताया था। ये एक तरीके का हम लोगों ने सिलेबस निकाला है जो कि होता है। इट इज नॉट कंफर्म कि भाई ये क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। भाई अगर 1 2 3 4 5 6 10, अगर 10 एंट्रियां हैं तो 10 × 4 सबके 4 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इसके लगा लेता हूं तो 4 मेरे इतने नंबर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाए, हो सकता है डाइस हो सकता है फिगर ही फिगर हो, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन द DIPR, उन्होंने कैसा डिजाइन किया हुआ है। नॉन वर्बल टेस्ट, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ब्लड रिलेशन, शॉर्टर एंड टॉलर प्रॉब्लम्स, लॉजिकल वेन डायग्राम 11 में सब पढ़ चुके हैं। जंबल्ड वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग बताया था मैंने, A के लिए 1 यूज किया जाता है, B के लिए 2, और अलग अलग टाइप की भी कोडिंग इसमें देखने को मिलती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम ऑन रैंक्स, इंटरचेंजिंग 2 साइंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं इसका, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो, तो ये कुछ सिलेबस एक टाइप का मैंने आपको बता दिया जो होता है। चलो, अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। OIR के सैंपल हैं ये, OIR के सैंपल क्वेश्चंस है कि इस तरीके के होते हैं, सो दैट यू गेट सम आइडिया कि कैसे होता है। Which word does not belong to the same class as others, यानी कि सिंपली ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है ना, ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, ऑप्शन ए इज कैन, ऑप्शन बी इज पॉट, सी इज मग, डी इज या 4 इज, अच्छा जो ऑप्शन लिखा है वही लिखना है। दिस इज 5th ऑप्शन ना, दिस इज 5th ऑप्शन रिवर। तो सही क्या है, देखो अब देखना कैसे है। कैन का मतलब यहां पर ये ग्रामर वाला कैन नहीं है, इट इज कैन ना, कैन कोका कोला का कैन आता है वैसा वाला कैन। पॉट है, मग है, टैंक है, रिवर है, ठीक है। तो अब देखो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कैरी करने के काम आती है, पानी भरने के काम आ सकती है, यानी कि इट इज अ कंटेनर, एक तरीके से कंटेनर हम इनको कह सकते हैं। लेकिन क्या रिवर कंटेनर है क्या? कोई रिवर कंटेनर है? नहीं है। और ये सब अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियली हम लोग इसको बनाते हैं, बट रिवर इज नॉट आर्टिफिशियल ऑल्सो। तो जो भी हम लॉजिक लगाएंगे इसमें बेसिकली जो लॉजिक हम लोग पकड़ते हैं वो ये पकड़ते हैं कि सारे सिमिलर हो और एक सिमिलर ना हो, बजाय एक बाहर करने के, है ना। द अदर 3 और अदर 4 आर सिमिलर इन ईच अदर, है ना। एक तरीके से सिमिलैरिटी मिल जाए और चौथे में सिमिलैरिटी ना मिले, वो हम लोग इसको यूज करते हैं, रेदर देन कि हम लोग ये यूज करें कि भाई ये अलग लग रहा है ना, ये रिवर लग रहा है, रिवर के साथ तो लेक होना चाहिए था, रिवर के साथ पॉन्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक नहीं लगाएंगे, बट ये देखेंगे कि ये सब एक तरीके के हमको दिखे, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो, राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। अब कह रहा है जो सर रीअरेंज वर्ड होगा ना, एक वर्ड यानी कि जंबल दे रखा होगा, उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे और उसका सेकंड लेटर कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है? सेकंड, जस्ट सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ये दे रखा है आपको वर्ड, ये दे रखा है, इज द नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड। जो लोग देखते जा रहे हैं अगर चाहें तो पॉज करके इसको आंसर भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इज द नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड। अगर आपको नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है भाई साहब, है ना, बहुत हलवा है। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो इतना बड़ा किसका नाम होगा भाई? एनिमल है ना, कोई नेशनल एनिमल बोल रहा है तो हिंट तो दे दी उसने कि एनिमल है। तो ध्यान करो यार, इतना बड़ा एनिमल किसका हो सकता है? नाम करो, याद करो। हो सकता है कैट लग रही है, डॉग लग रही है, हॉर्स लग रहा है क्या? नहीं ना, सिंपल सा लॉजिक है, एलिफेंट लग रहा है, बड़ा आसान है। चलो, अब एलिफेंट आपने स्पेल किया, एलिफेंट, एलिफेंट इज द नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड। सेकेंड लेटर कह रहा है, सेकेंड लेटर क्या है? एल है। आंसर क्या हो जाएगा? एल। हो सकता है ऑप्शन में डायरेक्ट आपको लिखने को कहते हैं कि एल लिख दो, या दे रखा हो कि ए ई बी एल सी समथिंग और डी ऐसा, तो आप बी आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। एल लिखने की जरूरत नहीं है, बी आंसर ऑप्शन लिख दोगे, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये होता है सेकंड लेटर करने का। ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत आसान है, बहुत खूब।
राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस। लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस कह रहा है, यानी कि पूरा सेंटेंस भाई अरेंज करिए और उसके बाद सेंटेंस का लास्ट लेटर लिखिए, वर्ड भी नहीं कह रहा, लेटर लिखिए। तो कह रहा है लद्दाख इज अंजलि बाई टू रोड गोइंग। लद्दाख इज अंजलि, गौर फरमाइएगा, बाई टू रोड गोइंग। अब ये कैसे हो जाएगा? तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अंजलि इज गोइंग टू लद्दाख बाई रोड, तो क्या कामयानी मैम की बात ठीक हो जाएगी? हो जाएगी। अंजलि इज गोइंग टू लद्दाख बाई रोड, तो रोड में आखिरी वर्ड आया रोड और रोड का आखिरी है डी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आसान है? आसान है ना? समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट वन। अब एक क्वेश्चन इस तरीके का, क्लास ए क्लास बी, फिगर से क्वेश्चन मैंने बोला था आते हैं। फर्स्ट इज दिस क्लास, ये पूरी क्लास एक तरीके की है, ये क्लास दिस तरीके की है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ फिगर्स अंदर बने, डिब्बों में मत जाना, अंदर वाले फिगर्स देखो। जैसे ये स्टार टाइप का बना है, स्क्वायर है, हेक्सागन है, ठीक है ना, और ये रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन है और हेक्सागन, ओ सॉरी रोम्बस है तुम्हारा, ठीक है। अब कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। क्लास ए के लिए कौन से फिगर बिलोंग करते हैं, अब ये बताएंगे हम लोग। तो अब क्लास ए के लिए कौन से करते हैं? अब हम लोग देखेंगे यार यहां पर तो 4 साइड वाला, तो हम लोगों ने क्या दिया? 4 साइड वाला ये है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहां पे 4 साइड वाला है तो यहां भी 4 साइड वाला है भाई, ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्या है पूरी क्लास में जो कि इस क्लास से इसको अलग करता है? ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हर एंड से एक डायगोनल खींचा गया है, हर एंड से एक डायगोनल खींचा गया है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? खींचा गया है कि नहीं खींचा गया? ये पूरी क्लास में कॉमन है चीज। नेक्स्ट इज, इसमें एंड से नहीं है, बीच की लाइन से है, एंड से नहीं है, बीच की लाइन से है। यहां भी देखें एंड से नहीं है, एजेस, या एंड से कह लो या एजेस कह लो, है ना, या वर्टेक्स कह लो, तुम लोग वर्टेक्स कह लो, वर्टेक्स विल बी द एक्यूरेट वन, वर्टेक्स कर लो। अब इसमें ये देखो ये कितनी सारी लाइनें हैं, वर्टेक्स से नहीं है, यहां पर सारे वर्टेक्स हैं। अब यहां पर वर्टेक्स वाले देखो, अब सर्कल में तो भाई साहब वर्टेक्स होता नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें चलो एक तो वर्टेक्स से खींचा, दूसरा वर्टेक्स से वर्टेक्स पे नहीं जा रहा, इसमें वर्टेक्स से वर्टेक्स पे जा रहा है, इसमें वर्टेक्स से वर्टेक्स पे नहीं जा रहा। ये देखो, क्या ये हो सकता है? इसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जा रहा है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स जा रहा है, ये वर्टेक्स से ये वर्टेक्स जा रहा है। क्लियर है? दिमाग में आ रहा है क्लास कैसे सॉल्व करानी है। अब फोर्थ वाला वर्टेक्स से वर्टेक्स, किसने? वर्टेक्स से वर्टेक्स जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, कह रहा था बिलोंग्स टू क्लास बी भी कह सकता था ना, यहाँ पे क्लास बी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, बट मैंने आज तक जितनी OIR सॉल्व करी या दी है, मोस्ट ऑफ देम आस्क्ड फॉर क्लास ए, मतलब 99% मुझे ऐसा केस मिला जिसमें क्लास ए ही था, ठीक है ना। तो कई बार तो मैंने क्लास बी देखी भी नहीं, सीधा ऑप्शन देखा क्लास ए और इसमें सिमिलरिटी ढूंढकर इसमें ढूंढने लगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से क्लेवरली वर्क करेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 17 मिनट्स। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। नंबर मतलब ये वाला फिगर, नंबर सेकंड फर्स्ट, है ना। सीरीज के अगला क्या आएगा? बहुत आसान सा है भाई, देखो ये शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग हैंड है। इसके बाद क्या हुआ? शॉर्ट हैंड वहीं रहा, लॉन्ग हैंड ने क्या किया? क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमा। क्या किया? क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये यहां आ गया। अब ये क्लॉकवाइज फिर 90 डिग्री घूमा, तो ये यहां आ गया, ओवरलैप कर गया। शॉर्ट हैंड वही है अभी भी, फिर ये 90 डिग्री घूमता है, फिर ये यहां आ जाता है और फिर 90 डिग्री, यानी कि अब ये यहां से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने वाला। भाई साहब समझ में आया? कितना आसान है यार, 90 डिग्री घूमने वाला। तो घूमा, घूम के क्या आ गया भाई? यहां पर पहली पोजीशन है, और शॉर्ट हैंड की, लॉन्ग हैंड की यहां थी, तो लॉन्ग हैंड की यहां ऐसे होनी चाहिए। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कर लिया। ऐसे OIR के फटाफट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। चल नेक्स्ट एक फिर क्लास वाला क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। क्लास ए में देखो, अब यहां पे कॉमन देख लो, यहां पर सिंगल फिगर्स है बेटा, यहां पर क्या है? ओवरलैपिंग फिगर्स है। सर्कल के ऊपर सर्कल ओवरलैप है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल ओवरलैप है, रोम्बस के ऊपर रोम्बस ओवरलैप है। तो ओवरलैपिंग देख लो सेम, एक ये हो गई और एक यही हो गई, तो यानी कि केवल एक आंसर सही हो गया। तो वहां पर 2 ऑप्शन सही थे, यहां पर एक ही ऑप्शन सही है। तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि मोर देन 1 आंसर इज करेक्ट और 1 आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। OIR हम लोगों ने समझ लिया कैसे था। 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, 70 to 22 मिनट्स का टाइम मिलेगा हम लोगों को, और आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन,
ये भी एक क्वेश्चन है, रोटेटिंग द डाइस, इसको तुम लोग खुद करना क्योंकि रोटेटिंग द डाइस का है. दिस इज फॉर योर होमवर्क. लेट मी टेल द आंसर इज यस और नो. राइट द क्वेश्चन नंबर 4 इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट यस और नो. ठीक है ना. जिनको रीजन पता है, बताना चाहते हैं, वो रीजन भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस होमवर्क. चलो नेक्स्ट इज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, है ना. डिस्क्रिप्शन टेस्ट यानी कि पिक्चर परसेप्ट करनी है और डिस्क्रिप्शन टेस्ट है ना, उसका डिस्क्राइब करना है. क्या है इसमें? दिस टेस्ट इज ऑल्सो कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स. वैसे तो इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे. 2 पार्ट्स में कंडक्ट करते हैं. इन द फर्स्ट पार्ट यू विल बी शोन अ पिक्चर. एक पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, एक जस्ट एक हेजी पिक्चर होगी. कैसी होगी यार? हेजी पिक्चर होगी. हेजी मतलब क्या होता है? मैम ने क्लास ली थी, बताया था हेजी का मतलब. बता दीजिए सर. हेजी का मतलब होता है थोड़ी डल सी, यानी कि थोड़ी ब्लर सी भी कह सकते हैं, है ना. ब्लर पिक्चर दिखाता है. एंड यू हैव टू राइट अ स्टोरी. एक स्टोरी हमें इसके आसपास लिखनी होती है. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यू विल बी अलाउड टू नरेट योर स्टोरी. यानी कि जब ये आप स्टोरी लिख लोगे, अभी मैं बताऊंगा क्या स्टोरी, कितना टाइम होता है, बट पहला पार्ट यहीं तक खत्म हो जाता है कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें आपको एक स्टोरी लिखनी है. सेकंड पार्ट में ये कहता है यू विल अलाउड टू नरेट योर स्टोरी एंड हैव अ शॉर्ट डिस्कशन इन ग्रुप, कम टू अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. यानी कि हम लोग ने जो स्टोरी लिखी उसको हम लोग नरेट करेंगे ग्रुप के सामने, यानी कि बोलेंगे. नरेशन मतलब और रीडिंग में अंतर होता है बेटा. नरेशन का मतलब होता है आपके सामने जो आपकी कॉपी होगी वो नहीं होगी, तो आपकी कॉपी नहीं होगी, आपको याद करके उसको नरेट करना है, पूरे ग्रुप को सुनाना है. ठीक है. एंड द थर्ड पार्ट विल बी कि पूरा ग्रुप उस जो स्टोरी सबने अलग अलग लिखी होगी यार, है ना, तो उसको पूरा ग्रुप जो है वो डिस्कस करेगा. ठीक है. दिस इज द कंप्लीट एक्टिविटी. चलो अब इसकी स्पेसिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं. पार्ट 1 ऑफ पीपीडीटी. पहले पार्ट में क्या करना होता है, लेट्स सी. दिस इज द पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर. कहोगे सर बहुत ब्लर पिक्चर दिख रही है सर, कुछ दिख नहीं रहा है सर, क्या है सर, 2 सर आदमी जैसे खड़े दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है सर, पीछे बैकग्राउंड में कुछ ब्लर सा है. इससे भी ब्लर पिक्चर वहां पे देखने को मिलेगी. कभी कभी समझ ही नहीं आता पीछे क्या है आगे क्या है. ठीक है. इट हैपेंस, बट द पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर्स विच आर इन देयर. ठीक है ना. हम लोग देख लेते हैं. अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट ऑफ दिस पिक्चर. अ मैन who is standing with another man, और ये पीछे का एरिया यार कुछ थोड़े घर वर दिख रहे हैं और थोड़े पेड़ यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं और थोड़ा ग्रास, तो मतलब थोड़ा एक पार्क टाइप का कह सकते हैं या सोसाइटी पार्क टाइप का हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है ना. दैट्स इट सिंपल. ये एक पिक्चर हम लोग को देखने को मिली, तो हमने क्या देखा कि एक पिक्चर हमारी स्क्रीन पर आती है और उसके ऊपर 2 ऐसे इंसान बने हुए हैं आपस में, एक सर पे हाथ रखा हुआ है और बाकी दूसरा उसको हाथ रखे हुए, कंधे वंधे पे हाथ रखे हुए, कुछ समझाने की, ऐसा लग रहा है कि समझाने की कोशिश कर रहा है. और ये पीछे कुछ बैकग्राउंड हमें कुछ सोसाइटी का लग रहा है. एंड देयर विल बी टाइम ऑल्सो रनिंग आउट देयर. टाइम भी चल रहा होगा साथ में. द टाइम विल बी 30 सेकेंड. कितना होगा? मात्र 30 सेकेंड दिया जाएगा. यानी कि एक आप बैठे होगे, एक आवाज होगी टिंग करके, एक स्क्रीन पे पिक्चर आएगी. दिस विल लास्ट फॉर 30 मिनट्स. आपको उस 30 सेकंड्स के लिए उस पिक्चर को देखना है. 30 सेकंड के लिए उस पिक्चर को देखते रहना है. देख के उसके दिमाग में आपको देख लेनी है पूरी पिक्चर की क्या बनी हुई थी. अब उसके ऊपर एक स्टोरी हमको लिखनी है. अब क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं आगे, लेट्स सी. यू विल सी द पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स. मैंने बता दिया 30 सेकेंड्स. एंड देन यू विल गेट 1 मिनट to note down a few details and then 4 minutes to write your story on the page provided by the SSB center. कह रहा है एक पेज देगा, उस पेज को भी हम लोग देखेंगे. उसमें हम लोगों को 30 सेकंड के लिए देखना है फोटो. उसके बाद 1 मिनट मिलेगा कि उस फोटो में क्या हो रहा है थोड़ा लिख लो, है ना, थोड़ा लिख लो. ठीक. और उसके बाद हमें क्या करना है, 4 मिनट के अंदर उसके अंदर एक स्टोरी फ्रेम कर देंगे. दैट सिंपल, बहुत आसान है, कर लेंगे भाई. In 1 minute, you have to write down the details like the gender of the character. You have seen their age, mood, and encircle the character you have seen first. क्या कह रहा है? कह रहा है कि instructions हमें होते हैं. पहले मैं let me show you the page. जो पेज होता है, sorry, see this. हाँ, ये कुछ पेज होता है जो कि पीपीडीटी का हमें मिलता है. ठीक है ना. अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं. ये पीपीडीटी का पेज है. पेज नंबर ऑफ एसएसबी में हम लोग लिखेंगे जो भी एसएसबी सेंटर है. सपोज 1 AFSB. बैच नंबर जो भी बैच है, एफकैट है मान लो तो एफकैट समथिंग, जो भी बैच नंबर वहां बताया जाएगा. चेस नंबर सपोज यू आर 22. सपोज नेम आपका मान लो वरुण है. ठीक है, वरुण रख लो भैया, मुन्ना भैया. एंड एज, जो भी आपकी एज है 20-25 जो भी है. ठीक है.
और डेट जो भी लिखनी है, ठीक है। अब इसके आगे आपको ये जो एनसर्कल्ड है ना रेड से, ये आपको नहीं मिलेगा वहां पर, यू विल नॉट शोन दिस, केवल ये लिखा होगा एक्शन और ये ब्लॉक्स पूरा खाली होगा, ठीक है ना। ये जो इसमें लिखा हुआ है, ये अभी मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, बट दिस विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। ये ब्लैंक होगा, एक्शन लिखा होगा, ये बॉक्स होगा और नीचे स्टोरी लिखी होगी। क्या लिखा होगा? स्टोरी। अब आपको करना क्या है, अब ध्यान रखना कि यहां पर एक्शन लिखना है। यहां पे एक्शन का मतलब है कि जो आपने पिक्चर में देखा, पिक्चर में क्या देखा कि भाई ऐसा ऐसा है कि मैंने एक लड़का रो रहा है, जो भी बात लिखनी है वो लिख ली। एंड एनसर्कल द कैरेक्टर जो कि हमने वहां पर देखा है, जैसे सी दिस। अब हमें लगा कि हमने ये कैरेक्टर सबसे पहले देखा, तो हमने इस कैरेक्टर को वहां पर इसके क्या 3 चीजें लिखनी है हमको, वहां पर 3 चीजें, वो जो किनारे बॉक्स दिया हुआ था ना, पेज में किनारे बॉक्स दिया हुआ था, वहां पर हमको इसके कैरेक्टर से लिखनी। क्या लिखेंगे? ए, पहला तो क्या है, एज लिखेंगे इसकी, तो मुझे लग रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली 17-18 साल का बच्चा लग रहा है, 18 लिख दी मैंने। 18 मेल, मुझे लड़का लग रहा है ये, और कैसे मूड में लग रहा है। मूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीपीडीटी में। मूड का मतलब हम लोग मूड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव मूड यानी कि ठीक, मतलब अच्छा मूड लग रहा है, हैप्पी है, मतलब जॉयफुल है, या नेगेटिव मूड यानी कि थोड़ा दुखी लग रहा है, परेशान लग रहा है, ऐसा सैडनेस लग रही है, सौरो लग रहा है, इस टाइप का। और नेगेटिव मूड यानी कि न्यूट्रल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि हमको समझ में नहीं आ रहा है भाई। हो सकता है कि अब जैसे ये पर्सन, इसको आप नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव मूड में या नेगेटिव मूड में, अब ये न्यूट्रल में आ जाता है। किसमें आता है? न्यूट्रल में। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कई बार इसको हम लोग सर्किल से भी वो कहते हैं कि लिख दो, सर्किल से भी हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को दोनों कैरेक्टर के बारे में लिखना है, इसके बारे में भी लिखना है और इसके बारे में भी लिखना है, बट इसके बारे में हम लोग जो लिखेंगे वो इंसर्कल कर देंगे जो मेन कैरेक्टर होगा हमारी स्टोरी का। जैसे राहुल ने बहुत बड़ा तोप मार लिया, उसने क्या किया, पहाड़ उल्टा दिया था और पूरा रास्ता काट दिया पहाड़ी से, ठीक है ना। सपोज ये स्टोरी बनाई, तो राहुल मेन है ना, तो राहुल को जो डिटेल लिखेंगे उसको इंसर्कल कर देंगे, इंसर्कल। बाकी इसकी डिटेल को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हमने क्या किया, चलो all the detail have to be marked inside the box printed, बता दिया, on the sheet provided by SSB, write male, female और person। Suppose अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़का है, लड़की है, इंसान है, तो हमने क्या कहा, मेल, फीमेल या पर्सन, इन तीनों में कोई एक। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो पर्सन लिख देंगे। इफ द जेंडर इज नॉट क्लियर, राइट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, मतलब वही न्यूट्रल मूड फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मूड। राइट देयर एज अज्यूम्ड बाय यू एज पर द पिक्चर शोन। अब इसमें नहीं फंस जाना कि सर 18 है, आप मुझे तो 19 का लग रहा है। यार एक एज स्पैन होता है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब पापा की एज का होगा तो यार पापा जैसा लगेगा ना, तो 50 प्लस लिख देंगे, 45 लिख देंगे, 46, एग्जैक्ट नंबर डजंट मैटर्स, ठीक है, बट एक स्लॉट देखना होगा। अब उसको लड़के को मैं 45 नहीं देख सकता। Circle the details on the character you have seen first. On the right hand side of the sheet, you have to write actions and happening in your story. It could be in 3 or 4 like children enjoying in vacation, helping a poor, etc. अब जो एक्शन है वो ऐसा होगा कि चिल्ड्रन खेल रहे हैं, कोई बातें कर रहा है, तो अब हम लोग ये कहेंगे जो एक्शन होगा हम लोग को क्या दिख रहा है, अ मैन कंसोलिंग द अदर पर्सन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे 2 men आर डिस्कसिंग समथिंग, है ना, तो कुछ भी एक्शन होगा वो हमको वहां पर हल्का सा मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्शन को हम लोग यहां पर एक्शन को हम लोग यहां लिख देंगे, या बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, जो मेन बंदा है उसको हम लोगों ने एनसर्कल कर दिया, बाकी की डिटेल्स हमने जितने भी हैं, जितने हम लोग देख पा रहे हैं उतने की बातचीत हम लोग यहां करेंगे। और देन स्टोरी, ठीक है, जो भी स्टोरी है। अब ये जो स्टोरी है ना बालक, ये स्टोरी अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स में लिखनी होती है। कितनी? 100 वर्ड्स में। अब इस स्टोरी को लिखने का तरीका क्या है, एक जस्ट मैं थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं। इस स्टोरी के अंदर पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए और फ्यूचर भी होना चाहिए, ठीक है ना, फ्यूचर भी होना चाहिए। यानी कि एक स्टोरी ऐसे ही तो बनती है, मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने ऐसा किया, फिर मैंने आगे, अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, फिर मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है। दिस थिंग इंक्लूड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट्स इट, कंप्लीट, अंडरस्टूड। बस इसी के ऊपर 100 वर्ड्स में भैया हमको एक स्टोरी लिख देनी है। अब टाइमिंग क्या थी, टोटल टाइमिंग देख लो, हमें मिला 30 सेकेंड पिक्चर देखने के लिए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि 30 सेकेंड के बाद तुरंत वो पिक्चर हटेगी वहां से, आपको 1 मिनट के अंदर एक्शन लिखना है, कोई सेपरेट बेल नहीं होगी, आपको तुरंत स्टोरी लिखना शुरू कर देना है। 30 सेकेंड, देन 1 मिनट और देन 4 मिनट। तो कुल मिला के ये एक्सरसाइज हो जाती है आपकी 5.5 मिनट की। कितनी? 5.5 मिनट की, ठीक है ना, कंप्लीट एक्सरसाइज। 4 मिनट में स्टोरी हो गई, 1 मिनट में एक्शन हो गया, 30 सेकेंड्स में हम लोगों के पास
क्या हो गया, हमने देख ली थी फोटो या पिक्चर, जो भी हमको मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग आते हैं पीपीडीटी के सेकंड पार्ट में, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ग्रुप डिस्कशन इज एक्टिविटीज इन 3 पार्ट्स, इसको हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन जो है वो पीपीडीटी का ही पार्ट है। फर्स्ट, एवरी इंडिविजुअल नरेट हिज और हर स्टोरी इन ग्रुप। आपको एक सेमी सर्कल में बैठा दिया जाएगा जहां पर 3 ऑफिसर्स, कोई भी सामने, कहते हैं कि एक इंटरव्यूअर होता है, एक साइकोलॉजिकल ऑफिसर होता है, एक जीटी ऑफिसर होता है, वैसे होता यही पैटर्न है, बट यू विल नॉट बी टोल्ड कि आपको कौन है, यू हैव टू जस्ट अपने काम से काम रखिए कि आपको वहां पे परफॉर्म करना है, ठीक है ना। तो हमको ये करना है कि 3 पार्ट में होगा ये। पहले में अपनी स्टोरी हमको नरेट करनी है, यानी कि हमने जो स्टोरी वहां लिख दी थी उसके बाद वो हमारी स्टोरी जमा हो जाएगी और हमको मौका मिलेगा करीब 1 से 1.5 मिनट का, जब हम अपनी पूरी स्टोरी नरेट करेंगे कि मेरे स्टोरी में मैंने क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट, जब पूरा ग्रुप कर लेगा स्टोरी नरेट, मान लो 10 बच्चे हैं ग्रुप में, 10 ने कर ली, तब हम लोग एक होल ग्रुप जो है वो एक स्टोरी के बारे में करेगा, डिस्कशन करेगा, ठीक है। देन अ मेंबर ऑफ द ग्रुप विल नरेट कॉमन ग्रुप स्टोरी। कॉमन ग्रुप स्टोरी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। कॉमन ग्रुप स्टोरी निकालेंगे। डिस्कशन इज अबाउट 5 to 7 मिनट्स के आसपास का डिस्कशन नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी 15 मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन एसएसबी बोर्ड। नेक्स्ट इज पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग इसको पूरे को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ये जितने रेड डॉट्स हम लोग देख रहे हैं ये सब बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंड जीटीओ, आईओ एंड साइकोलॉजिकल ऑफिसर विल बी सीटेड इन फ्रंट ऑफ यू विल डिस्कस द मैटर एंड द कंप्लीट एक्टिविटी विल बी लास्ट फॉर जस्ट अप्रॉक्स 15 to 17 मिनट्स, है ना। इसमें ये पूरा एक्टिविटी खत्म हो जाती है एंड आफ्टर दैट यू विल बी सेंड टू योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड आपको रिजल्ट्स बताए जाते हैं। जो बच्चे इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, कंप्लीट प्रोसेस को, ओआईआर और पीपीडीटी को क्लियर करते हैं, वही इस पूरे प्रोसीजर यानी कि एसएसबी के सेकंड पार्ट में जाते हैं। दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 days, 4 दिन का प्रोसेस एक्स्ट्रा और होता है एंड टुगेदर इट मेक्स 5 days। तो मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। वैसे रेशियो जो रहता है वो दैट विल बी 75%, यानी कि 75% बच्चे पहले ही दिन स्क्रीनिंग टेस्ट में आउट हो जाते हैं। तो बाय दिस यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस टेस्ट, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज ओआईआर एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस योर पीपीडीटी, है ना। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जिस सेक्शन पे आपको और जरूर वीडियो चाहिए जो आपको लगता है वीक है, डू टेल इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हेल्प यू इन एवरी काइंड मैटर, जिसमें मैं कर सकता हूं आपको मदद, और मेरी मदद आपके काम आएगी, मैं जरूर करूंगा। और इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तो डू प्रैक्टिस डेली और वीकली, जैसा भी आपको सही लगे, जैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो। तो लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर कर दें, और जितना ज्यादा अपने बडीज के साथ जानते हैं आपके आर्मी ब्रेड जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका नहीं भी क्लियर हुआ है, उनको भी दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वी नो वी आर गोइंग टू सक्सीड एंड वी हैव इट इन अस। डू यू हैव इट इन यू? थैंक यू।